यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 9 और अंतिम पद है 79, तो आपको उस समांतर श्रेणी का औसत बताना था। तो याद रखिए, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है और अंतिम पद है, इसका जोड़ करके आधा करेंगे तो आपको पूरी समांतर श्रेणी का एवरेज मिल जाता है। तो ये हो जाएगा 88/2, ये हो जाएगा 44, जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी। अब देखिए ये क्वेश्चन, यदि 20 साइकिलों का लागत मूल्य 18 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कोई व्यक्ति जो है 20 साइकिलें बना लेता है 18 साइकिलों को बेचकर, मतलब 18 साइकिलें बेच रहा है और उसके पैसे से वह 20 साइकिलें बना ले रहा है, मतलब उसको 2 साइकिलों का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत आपको यहां पर निकालना है। अब दोस्तों देखिए, उसको यहां पर कुल कितना लाभ होगा, प्रॉफिट उसे कितना होगा, कितनी साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है, 20 साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है, कितनी साइकिलों का विक्रय मूल्य, 18 साइकिलों का विक्रय मूल्य। तो 20 - 18 कीजिए बटे, आपको पता है प्रॉफिट निकालते हैं किसमें, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितने विक्रय मूल्य के बराबर है लागत मूल्य, 18 साइकिलों के, मतलब ये कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट होगा। तो 18 नीचे विभाजित कर दीजिए और इसको 100 से कर दीजिए गुणा, आपको आंसर मिल जाएगा 20 - 18 2 और नीचे 18 है गुणा 100, तो हो जाएगा ये 100/9। ये इतने प्रतिशत का जो है उसको प्रॉफिट होगा, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। किसी काम को ए और बी मिलकर टी दिनों में खत्म कर देते हैं और ए अकेला उसी काम को टी से 12 दिन ज्यादा ले लेता है और बी अकेला उसी काम को इस टी से 27 दिन ज्यादा ले लेता है। तो आपको इस टी की वैल्यू बताना है, मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे होंगे। तो टी की वैल्यू जो होती है अंडर रूट, ये देखिए ए अकेला कितने दिन ज्यादा ले रहा है 12 दिन, बी अकेला कितने दिन ज्यादा ले रहा है 27 दिन, तो 27। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और ये जो होता है 18 का स्क्वायर होता है, तो टी की वैल्यू जो होगी 18 दिन ले रहा था ए और बी दोनों मिलकर काम फिनिश करने के लिए। अब दोस्तों देखते हैं, यदि आयत की लंबाई में 10%, अगर मान लीजिए ये आयत है, अगर इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 8% की वृद्धि की जाती है, तो आपको बताना है इसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों एरिया में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 10, चौड़ाई में 8, प्लस जितनी प्रतिशत वृद्धि लंबाई चौड़ाई में हो रही है उनका गुणा कीजिए बटा 100 कीजिए, बस 10 और 8 18 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 80/100, तो ये आएगा 18.8% वृद्धि जो है इस आयत के क्षेत्रफल में होगी। 250 मीटर लंबी ट्रेन 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर ले रही है। तो आपको बताना है कि यही ट्रेन 40 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी। तो देखिए यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 250 और 330, ये हो गई 580 मीटर डिस्टेंस जो है वो 50 सेकंड में तय हो रही है, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 250 + 40, 290 मीटर डिस्टेंस मान लेते हैं टी समय में पार कर पाएगा। 290 मीटर को 50 सेकंड से गुणा कीजिए और 580 मीटर को टी से गुणा कीजिए, बस आपका आंसर आएगा 580 × टी बराबर 290 × 50। तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी 290 × 50 बटे 580, 290 दूनी 580 होगा, 2 से ये 50 कटेगा 25, तो टी की वैल्यू जो होगी 25 सेकंड लगेंगे उसको ये पार करने में 40 मीटर के प्लेटफॉर्म को। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 25 सेकंड। यदि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ये वृत्त है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक वर्ग बनाया जाता है, ये वर्ग बनाया गया है, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, और आप इसे सॉल्व करने जाएंगे, आप इसको यहां मिलाएंगे, विकर्ण से इसकी भुजाएं निकालेंगे, काफी लंबा समय लगेगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न दिए होते हैं, अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्या दी है और उसके अंदर वर्ग बनाया है, तो उसका क्षेत्रफल जो होता है, इसकी त्रिज्या है उसका स्क्वायर कीजिए और इसको कर दीजिए 2 गुना, मतलब 2 × 49 बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है √8 + √8 + √8 + √8 n तक माइनस √8 माइनस √8 माइनस √8। दोस्तों आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले x बराबर इसे मानेंगे, फिर x बराबर इसे मानेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा, केवल इसका एक लाइन में आंसर निकलेगा। कैसे, आप देखिए जब आपको हमने बताया था √6 + √6 + √6 n तक होता है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 2 फैक्टर करते हैं, एक n एक n+1, ऐसा अगर ये पहला फैक्टर n है तो दूसरा n+1 हो, और इस कंडीशन में √6 माइनस √6 n तक होता है, तो यहां भी यही करते हैं n × n+1। लेकिन इस केस में प्लस वाले केस में आंसर क्या होता है, n+1 होता है, और माइनस वाले केस में आंसर होता है n। अब पीछे चलिए, यहां देखिए √8 + √8 यही तो हो रहा है प्लस, और यहां भी माइनस हो रहा है, लेकिन आप इसके गुणनखंड करने जाएंगे अगर, तो n और n+1 के गुणनखंड करना थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि दशमलव में आएगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर इसका आंसर n+1 होता है और इसका आंसर n होता है, तो आप n+1 में से अगर n माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा ना। तो इन दोनों का माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा 1 आता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यदि 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से 10 रुपए हो, तो आपको बताना है वह मूलधन कितना होगा। यहां पर आपको दोस्तों 10
10 रुपए दिया है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दिया है 2 वर्षों के लिए। 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर दी हुई है 5%। तो आपको निकालना है मूलधन कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होता है वो डिफरेंस बराबर होता है मूलधन गुणा ब्याज की दर बटा 100 का स्क्वायर। डिफरेंस कितना है, 10 रुपए है और ब्याज की दर कितनी है, 5% ब्याज की दर है और आपको मूलधन निकालना है। तो ये 10 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो P की वैल्यू होगी 400 का 10 में गुणा होगा 4000 रुपए। 4000 रुपए जो था मूलधन होगा, बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रमेश एक निश्चित स्थान पर जाने और वापस आने के लिए शांत पानी में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है कि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो आपको बताना है उसकी औसत गति पूरी यात्रा में क्या होगी। तो दोस्तों इसको अगर हम ए मान लें और जो नदी की गति है इसको बी मान लें तो औसत चाल जो होगी, एवरेज स्पीड होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन उसकी शांत जल में चाल a। तो देखिए 4.5 और इस 1.5 को जोड़ेंगे तो आएगा 6, 4.5 में से 1.5 जाएगा तो आएगा 3 बटा हो जाएगा 4.5। तो ये आप इसको कट करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 दूनी 6, तो आएगा 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी एवरेज स्पीड होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम की जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, जैसा पहले था उतना ही रहे। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, तो आपको विड्थ चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। जितने प्रतिशत वृद्धि लंबाई में हो रही थी 25%, इसको 100 से गुणा कीजिए अपॉन 100 प्लस जितने प्रतिशत लंबाई में वृद्धि हो रही थी, बस यही आंसर है। तो 25 गुणा 100 बटे 125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, मतलब उसकी चौड़ाई को 20% कम करना पड़ेगा, तब उसका क्षेत्रफल समान रहेगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर एक धन साधारण ब्याज से दोगुना हो जाता है 20 वर्ष में तो ब्याज दर कितनी होगी। ब्याज दर बराबर होता है जितने गुना हो रहा है उसमें से 1 माइनस कीजिए अपॉन जितने टाइम में हो रहा है उसे डिवाइड कीजिए t से और इसे 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए कितने गुना हो रहा है, n की वैल्यू 2 गुना हो रहा है तो 2 माइनस 1 बटा t की वैल्यू क्या है, 20 वर्ष में हो रहा है तो 20 से डिवाइड कीजिए, 100 से गुणा कीजिए, 20 पंजे 100 और 5 एकम 5, मतलब ब्याज की दर जो है वो 5% जो है ब्याज की दर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। 8 नंबर है, 8 के कितने गुणज, 15 गुणजों का योग आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको इसका एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, जो नंबर दिया है उसका गुणा कीजिए जितने गुणज हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, बस इसमें रख दीजिए। नंबर क्या है 8 है, कितने गुणज हैं इसके, 15 गुणज हैं, गुणा 15 प्लस 1 कर दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए। तो ये 2 चौको 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुणा 16 गुणा 4। तो आप देखेंगे ये आएगा 15 चौको 60 हो जाएगा और 60 में 16 का गुणा करेंगे, 16 छक्का 96, 960 जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये दोस्तों क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया। दो संख्याएं जो है उनका अनुपात 5:6 है, HCF अगर 4 हो तो इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, अगर दोस्तों जो अनुपात दिया होता है आप इसका गुणा कीजिए 5:6, 5 गुणा 6 हो जाएगा और जो HCF दिया है उसका भी इससे गुणा कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू बन के आती है यही एलसीएम होती है। आपको एलसीएम निकालना था, एलसीएम बस यही निकल आएगा। 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120 जो था इनका एलसीएम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि एक अध्यापक की सैलरी पहले 5% बढ़ाई गई फिर 5% कम कर दी गई तो उसकी सैलरी में ओवरऑल क्या चेंज हुआ, कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों अगर किसी की भी सैलरी हो, किसी का रेट हो, कुछ भी हो, अगर समान प्रतिशत बढ़ाया जाता है और समान प्रतिशत घटाया जाता है तो उसका परिणामी जो होता है, परिणामी परिवर्तन क्या होता है, हमेशा परिणामी घटेगा। तो क्या होगा, जो जितना प्रतिशत बढ़ रहा है जितना घट रहा है उसका स्क्वायर कीजिए अपॉन 100 कर दीजिए, तो 5 पंजे 25/100, मतलब उसे 0.25% जो होगा हमेशा कमी होगी, घाटा होगा, हानि होगी। अब आइए दोस्तों एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी इतिहास में फेल हो गए, हिस्ट्री में कितने प्रतिशत फेल हुए, 20%, और हिंदी में कितने प्रतिशत फेल हुए, हिंदी में फेल हुए 15%, और दोनों विषयों में मतलब हिंदी और इतिहास दोनों विषयों में फेल हो गए वो स्टूडेंट थे 5%। तो आपको बताना है ऐसे छात्र कौन से हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए, वो पास होने वाले छात्र निकालना है। तो पास होने वाले छात्र बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस कीजिए हिस्ट्री में फेल होने वाले विद्यार्थी 20% प्लस हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थी 15% माइनस दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी 5%। यही आपको आंसर मिल जाएगा। 100 माइनस ये हो जाएगा 20 और 15 35 और में से 5 गया 30%, तो आ जाएगा 70% विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में पास हुए हैं, मतलब जो दोनों विषयों में फेल नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया
यदि 2 वर्षों में धन 500 रुपए हो गया और 3 वर्षों में धन 550 हो गया तो आपको वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। तो दोस्तों इसमें आप ये देखिए, जहां पर आपको समय ऐसे दिया हो n वर्षों में धन इतना हो गया और n+1 वर्षों में धन इतना हो गया, तो आप हमेशा जो n वर्ष वाला है इसे मूलधन मान लीजिए, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 550 में से मूलधन को माइनस कीजिए बटा मूलधन गुणा 100, बस आपको यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। ऊपर आएगा 50 बटा 500 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 5 से 5 धाम 50, तो 10% जो होगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी 3 व्यक्तियों ने अपना धन 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया और कुछ समय के बाद उन्हें 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो समय अनुपात बताइए जिस समय के लिए उन्होंने ये धन अपना निवेश किया था। तो दोस्तों आपको पता है T1:T2:T3, या हमेशा याद रखिए आपको जितना प्रॉफिट हुआ है 5:3:12, और जो अनुपात में आपने धन निवेश किया था, यहां देखिए 2:3:5, तो बस 5/2 और ये 3/3 हो जाएगा और 12/5 हो जाएगा। बस यही आपका जो होगा टाइम का रेशियो होगा। आप यहां देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, अगर हम ऊपर 10 से गुणा कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10 से गुणा करने पे 10 गुणा 5/2, ये अनुपात 10, अनुपात यहां अगर 10 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा 10/5। आप देखें 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, तो हमें अनुपात मिलेगा 5 पंजे 25 अनुपात 10 अनुपात 12 दूनी 24। तो 25 अनुपात 10 अनुपात 24 जो था उनका समय अनुपात था। रमन धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय कर 12 घंटे में तय करता है। मान लीजिए एक ये नदी है, धारा की दिशा में रमन जो है एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय कर रहा है, और वही रमन धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी 18 घंटे में तय करता है। और यहां आपको धारा की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे पूछिए तो रमन की शांत जल में चाल क्या थी। तो दोस्तों आइए ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। शांत जल में चाल हमने मान ली रमन की जो थी वो x थी, तो शांत जल में चाल बराबर हो जाएगा, धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा कीजिए उसे धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है 12 घंटे, प्लस धारा के विपरीत आने में कितना समय लग रहा है 18 घंटे, और इसे डिवाइड कीजिए धारा के विपरीत आने में जितना समय लग रहा है माइनस धारा की दिशा में जाने में जितना समय लग रहा है, बस यही आपका आंसर है। तो 6 गुणा ये हो जाएगा 30/6, 6 से 6 कैंसिल, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रमन की शांत जल में चाल होगी। राजेश शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर लेता है। राजेश को धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने से दुगना समय लग जाता है, तो आपको धारा की चाल बताना है। दोस्तों शांत जल में जो चाल होती है वो बराबर होती है धारा की चाल गुणा उसे धारा के विपरीत जाने में कितना गुना टाइम लगता है, धारा की दिशा में जाने से 2 गुना टाइम लगता है। तो जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 जोड़िए अपॉन जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 घटाइए, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। शांत जल में चाल कितनी थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमें निकालनी है, तो 2 और 1 3/1 हो गया, बस 3 इधर विभाजित कर दीजिए इसे, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी, धारा की चाल बराबर 12/3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों इसकी आपको ट्रिक बताते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इसके लिए ए कितने दिन में करता है गुणा बी कितने दिन में करता है अपॉन ए जितने दिन में करता है प्लस बी जितने दिन में करता है, यही आपका आंसर होगा। वैल्यू अगर आप रखेंगे ए 10 दिन में करता है, बी जो है बी उसी काम को 12 दिन में करता है, अपॉन ए कितने दिन में करता है 10 + 12, तो ये आंसर हो जाएगा 120/22, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 60/11, ऐसे लिख सकते हैं 5 सही 5/11। इतने दिन लगेंगे उसको काम को फिनिश करने में। ये क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों। यदि एक आदमी 2 रेडियो को प्रत्येक रेडियो को 2000 रुपए में बेच देता है और एक रेडियो पर उसको 16% का लाभ मिल जाता है, वहीं दूसरे रेडियो पर 16% की उसको हानि हो जाती है, तो उसे बताना है आपको उसे कुल इस सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई। मतलब उसके पास 2 रेडियो थे, दोनों रेडियो 2-2 हजार रुपए की कीमत पर बेच दिए। तो दोस्तों याद रखिए, अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान होता है और उनको समान लाभ और समान हानि होती है, तो उस केस में जो होता है उनको हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होता है। कितना लॉस होता है, जितना उनको लाभ और हानि हो रही है उसका स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर अपॉन 100, तो कितना हो गया 16 के स्क्वायर, 16 256/100, मतलब उनको कुल इस सौदे के अंदर 2.56% का लॉस हुआ, हानि हुई। ABCD की वैल्यू निकालना है, 4 की पावर A बराबर 5, 5 की पावर B बराबर 6, 6 की पावर C बराबर 7 और 7 की पावर D बराबर 8, तो ABCD निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को वीडियो यहीं पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो कमेंट कीजिए, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले 8 बराबर 7 की पावर D दिया था, लास्ट से उठाइए, तो आप देखिए 7 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू 6 की पावर C है, तो 8 बराबर किसके होगा, 7 की जगह 6 की पावर C रखिए, 6 की पावर C और इसकी पावर D है तो CD हो जाएगा।
अब देखिए 6 की वैल्यू क्या है, 5 की पावर बी, तो 8 बराबर 6 की जगह 5 की पावर बी रखेंगे तो बी और सी डी पहले से ही है, बी सी डी। अब देखिए 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 की पावर ए, तो 8 बराबर 4 की पावर ए बी सी डी पहले से ही है, बी सी डी। अब देखिए 8 बराबर 4 की पावर ए बी सी डी है, तो 8 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 बराबर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 ए बी सी डी पहले से ही है। बस अब देखिए बेस बराबर और संख्याएं बराबर हो गई एक दूसरे की, इसका मतलब घातें बराबर हो गई, तो 3 बराबर 2 ए बी सी डी, तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी सी डी बराबर 2 को इधर भाग कर दीजिए, 3 बटा 2 बराबर 1.5, इसका आंसर था बी। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर -13, b बराबर 7 और c बराबर 6 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप क्या करते हैं, आपने जैसे ही देखा आप सॉल्व करने चले जाएंगे, 13 का क्यों करेंगे, b का क्यों, 7 का क्यों करेंगे, 6 का क्यों करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, आप देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जा रहा है, -13 प्लस 6 प्लस 7, 7 और 6 13, 13 में से 13 गया 0। अगर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू जो होती है 3abc के बराबर होती है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है, -13 रख दीजिए, गुणा b की वैल्यू कितनी है 7 रख दीजिए, c की वैल्यू 6 है, 13 3 39, तो माइनस का 39 आएगा, गुणा 7 छक्का 42, मतलब -39 गुणा 42 आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन ए करेक्ट था। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तो यदि उनका एलसीएम 240 दिया हो तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा पूछ रहा है आपको, क्या है ये देखिए एलसीएम 240 दिया है और ये संख्याओं का अनुपात है, हमने मान लिया इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ बराबर एक्स, तो इनका अनुपात क्या दिया है 3 गुणा 4 गुणा 5, जो अनुपात दिया है उसका गुणा कीजिए और जो एचसीएफ है उससे भी गुणा कीजिए, ये हो जाता है एलसीएम निकल आता है, और एलसीएम दिया है 240, 5 चौक 20 3 60 हो जाएगा, 60x बराबर 240, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, एचसीएफ आएगा 4। एक व्यक्ति एक मेज को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, मतलब पहले अगर वह जिस मूल्य पर बेच रहा है उसे 5% का लाभ होता है, अगर वह 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ ले लेता है। तो आपको बताना है मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, अब देखिए भाई कितने रुपए ज्यादा में बेचता, 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे कितना लाभ होता, तो 10% का लाभ होता, उसे पहले कितना लाभ हो रहा था, 5% का हो रहा था। तो बस आप इसी को सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा 1250 नीचे हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 गुणा ऊपर 100 हो गया, ये 5 से काटेंगे आप तो 25, तो हो जाएगा 250 गुणा 100, क्या आएगा आंसर, ये आएगा 25,000 रुपए जो था वो मेज का कीमत था। ए और बी एक काम को 3 दिन में खत्म करते हैं, वहीं बी और सी मिलकर 9 दिन में समाप्त कर देते हैं, और ए और सी समान काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 2 का गुणा कीजिए किससे, ए बी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 3 दिन में, बी सी 9 दिन में, और ए सी 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, और इसको विभाजित कीजिए किससे। अब देखिए ए बी और बी सी जितने दिन में कर रहे हैं 3 गुणा 9, 3 गुणा 9, प्लस बी सी और ए सी जितने दिन में कर रहे हैं 9 गुणा 12, 9 गुणा 12, प्लस ए बी और ए सी जितने दिन में कर रहे हैं 3 गुणा 12, 3 गुणा 12। आप इसको हल कीजिए, क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 12 बटे ये आएगा 9 3 27 प्लस 12 निम्मा 108 और 12 3 36। आप दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम के अंदर ये रेशियो का क्वेश्चन ना पूछा गया हो और आप क्या करते हैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाते हैं। आपको सॉल्व करना ही नहीं है, केवल ऑप्शन से ही इसका आंसर 5 सेकंड में निकल आएगा। कैसे, ए अनुपात बी दिया था 5:14, बी अनुपात सी दिया था 7:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो आपको देखिए ए अनुपात बी तो यहाँ दिया है 5:14, ऑप्शन में देखिए ए अनुपात बी 5:14 है, पहला ऑप्शन देखिए। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं 7 पन्ना 35 और ये 7 से 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5:14 वो देखिए यही दिया था 5:14। अब बी अनुपात सी कितना दिया है 7:3, तो बी ये है सी है, अब बी अनुपात सी देखिए 7:3 आ रहा है, तो अब फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा और इसे करेंगे 7 छक्का 42, फिर ये 2 से कट जाएगा 2 7 14, 2 3 6, 7:3 देखिए यही बी अनुपात सी था 7:3। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही था, अब आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 16 की पावर 17 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो और ऑप्शन भी बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 16 की पावर 17 का वर्गमूल निकालने के लिए मतलब अंडर रूट में 16 की पावर 17 लिखिए। अब देखिए इस 16 को लिख लीजिए 4 की पावर 2 की पावर हो जाएगी 17, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 17 की पावर 2 अंडर रूट में, तब भी तो 17 का गुणा 2 में होगा, 17 दूनी 34, तब देखिए ये
स्क्वायर से ये अंडर रूट हटेगा तो 4 की पावर 17 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा 4 की पावर 17। ऑप्शन ए करेक्ट है।